नमस्कार प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक संजीदा विषय पर बात करेंगे। वह विषय है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंधित। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख अर्थात पूजनीय मोहन भागवत का कल का कदम राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर गया। यूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है, एक सामाजिक संगठन है। अगर संख्या के बल की दृष्टि से बात की जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन भी इसको माना जाता है। उस संगठन के प्रमुख मोहन भागवत कल अचानक पहले मस्जिद पहुंचे, फिर मदरसे पहुंच गए। मस्जिद में जाकर मुस्लिम लोगों से उन्होंने मुलाकात की, मदरसों में जाकर वहां पे पढ़ने वाले बच्चों के साथ बातचीत की, उन्होंने मुलाकात की, उन्होंने बात की। लेकिन परेशानी पूरे देश में शुरू हो गई। लोग अचंभे में पड़ गए कि जिस संगठन की पहचान पिछले कई सालों के अंदर कट्टर मुस्लिम विरोधी संगठन के तौर पर निर्मित हुई है, उस संगठन के प्रमुख मोहन भागवत क्या करने के लिए मस्जिद और मदरसे के चक्कर लगाने लगे। कांग्रेस पार्टी ने प्रतिक्रिया दी है कि देखो, अभी हमारी भारत जोड़ो यात्रा को 15 दिन हुए हैं और इनकी चाल बदलना शुरू हो गई। देखते जाओ, जब ये यात्रा अंजाम तक पहुंचेगी तब तक में क्या क्या नहीं बदल जाएगा। मामला यहीं पर नहीं रुका। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा मोहन भागवत को अपनी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का न्योता भी दिया कि जब आप इतना चले हैं तो कुछ कदम राहुल गांधी के साथ भी चल लीजिए। उन्होंने आग्रह किया है, अर्थात कांग्रेस पार्टी ने आग्रह किया है कि मोहन भागवत जी कम से कम 1 घंटे का समय राहुल गांधी के साथ पद यात्रा में भी बिताए। दूसरी तरफ ओवैसी हैं, जो हमेशा ही संघ और भाजपा को निशाने पर रखते हैं। उनको भी इस मुलाकात के तौर तरीकों को लेकर ऐतराज है। उन्हें लगता है यह बहकाने और बहलाने की कोशिश है। इन सब के बीच में संघ की तरफ से कहा जा रहा है कि हमने तो हमेशा ही समरसता में यकीन किया है। हमने हमेशा चाहा कि इस देश में रहने वाले सभी लोग मिलजुल कर रहें। हम सबका डीएनए एक है। और इसके साथ सुर में सुर मिलाया इमाम ने, जो मोहन भागवत से मुलाकात की थी। उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते करते यहां तक कह दिया कि भागवत तो राष्ट्रपिता है। इस देश में अब तक राष्ट्रपिता के तौर पर मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी को ही यह दर्जा सामाजिक रूप से प्राप्त रहा। अब मोहन भागवत जी के संदर्भ में यह संबोधन आया है तो तय बात है इस संदर्भ में भी कोई ना कोई बहस, कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई विवाद होना ही था। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारा आज का विषय है मस्जिद में भागवत, उफान पर सियासत। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे आपका परिचय कराएंगे और सियासत में गर्मी लाई इस यात्रा या मुलाकात के संदर्भ में कुछ विमर्श करेंगे। लेकिन इस सिलसिले को शुरू करेंगे उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र संस्कृत एक सुभाषित है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, अर्थात कार्य परिश्रम करने से पूर्ण होता है, मनोरथ करने से नहीं। किसने यह सूक्त या यह तो हमारी जानकारी में नहीं, लेकिन बात बड़ी अर्थपूर्ण है। आशय ये कि अगर आप किसी उद्देश्य के लिए संकल्पित हैं तो केवल संकल्प पर्याप्त नहीं है, उसके लिए आपको प्रयास करना होगा। मोहन भागवत और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार ये कहता आया है कि वह इस देश को उन्नति के मार्ग पर प्रशस्त करना चाहते हैं। दुनिया में भारत का मान बढ़े, सम्मान बढ़े, इसके लिए कार्य करना चाहते हैं। संघ ये भी कहता आया है कि वह सामाजिक समरसता में यकीन रखता है। कोई मनुष्य छोटा बड़ा नहीं है, कोई मनुष्य दूसरे से अलग नहीं है। उपासना पद्धति अलग हो जाने से लोगों के बीच में दूरियां होना ठीक नहीं है, पर ऐसा कहने या चाहने से तो काम नहीं होता है। उसके लिए परिश्रम करना होता है, उसके लिए प्रयास करना होता है। क्या उसी परिश्रम और प्रयास की भावना के तहत ही संघ प्रमुख मोहन भागवत जी मस्जिद और मदरसे की यात्रा करके आए, या इसके कोई और निहितार्थ हैं? इसे ध्यान में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विचारवान राजनेता, कई बार के विधायक संघ दीक्षित, हमारे साथ यशपाल सिसोदिया जी मौजूद हैं। हमारे साथ चौधरी राकेश सिंह जी मौजूद हैं, कांग्रेस पार्टी का एक सौम्य चेहरा के तौर पर है, पूर्व मंत्री हैं, ऐसे मसलों पर हमेशा गंभीर रूप से बात रखने के लिए ख्यात है, वह भी हमारे साथ है। हमारे साथ संघ विचारक के तौर पर डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी जी स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान साहब। हमारे साथ कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हैं। कोई भी बात नफीस तरीके से और तथ्यपूर्ण तरीके से कहने के लिए अतीकुर रहमान साहब की एक अलग प्रतिष्ठा है। आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अतीकुर रहमान साहब से ही करना चाहता हूं। अतीकुर रहमान साहब, संघ के निशाने पर अर्थात संघ से जुड़े तमाम लोग
मुस्लिम समाज को अपने निशाने पर रखते हैं और मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखने वाले कई राजनीतिक, कई विचारवान लोग संघ को निशाने पर रखते हैं। इन निशाना निशाना के खेल के बीच संघ प्रमुख का मस्जिद और मदरसे में जाना किस दृष्टि से देख पाए आप इसे? यह एक राजनीतिक घटनाक्रम है, यह एक सामाजिक घटनाक्रम है, यह समरसता के संदर्भ में कोई कोशिश है, या राजनीतिक सियासत है? कुल मिलाकर है क्या? अतीकुर रहमान साहब जैसा विचारवान व्यक्ति क्या दृष्टि रख रहा है? डॉक्टर हिमांशु, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जरूर। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपको जानना चाहिए कि मैं हमेशा से क्रिटिक रहा हूं बीजेपी आरएसएस का, खास तौर से आरएसएस की जो कुछ भी मैंने स्टडी की है, मैंने जो रिसर्च की आरएसएस के ऊपर, तो मुझे आपको कबूल करना पड़ेगा एज अ क्रिटिक। तो मैं इस घटना को एज अ क्रिटिक भी देखना चाहूंगा, और क्योंकि बहुत मैं उम्मीद करता हूं कि देश हमारे सही रास्ते पे चले और जिसमें तमाम भारतवासियों का योगदान रहना चाहिए, इसलिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिकली भी मैं इस घटना को देखना पसंद करूंगा। पहले मैं एज अ क्रिटिक बता दूं कि इतनी मेहनत कर रहे हैं जब भागवत जी, मैं नहीं समझता हूं इतनी चहलकदमी करने की जरूरत थी। हो सकता है डॉक्टर साहब ने कुछ एडवाइस दी हो और इसीलिए कुछ एक्सरसाइज करने के मूड में हो, वरना ये अपने संघ में बैठे बैठे भी ये कार्य कर सकते थे। सिर्फ इतना इनको करना था कि जितने भी बिल्किस बानो को रिमिशन मिले हुए छूट पर आज हैं, जो एक खबर के मुताबिक धमकी भी दे रहे हैं बिल्किस बानो को, उनको भारत सरकार को गुहार लगा के तुरंत उनको जेल भेजने की आह्वान कर सकते थे वो। इससे पहले जो इन्होंने ज्ञानवापी के मामले में कहा था कि भाई जगह जगह शिवलिंग जो लोग ढूंढने जा रहे हैं, उनकी बात का असर किसी पर नहीं हुआ, कान पर जू नहीं रहेंगे किसी के। आए दिनों डिबेट्स चल रही हैं, आए दिनों शिवलिंग ढूंढे जा रहे हैं, आए दिनों मुसलमानों को धमकी दी जा रही है कि खबरदार, अब तो हर मंदिर, हर मस्जिद के नीचे हम ढूंढने जा रहे हैं। घर में बैठे बैठे, संघ में बैठे बैठे वो इस चीज को उजागर कर सकते थे, अपने लोगों को वार्न कर सकते थे, बीजेपी की गवर्नमेंट को ये कर सकते थे कि भाई ये क्या लगा के रखा है। एज अ ऑप्टिमिस्टिक पर्सन मैं देखना चाहूंगा कि अगर चले भी गए वो, बहुत अच्छी बात है। अब यहां पर क्या ये हेडलाइन बन के रह जाएगा डॉक्टर साहब? अगर ये घटना सिर्फ हेडलाइन बन के रह जाएगी तो कोई मतलब बनता नहीं है। आइए लिखिए, पूरा के पूरा एक आर्टिकल इसके ऊपर छापिए भागवत जी, और कहिए कि आगे कदम क्या उठाने वाले हैं। ये जो मदरसों के अंदर केरल के गवर्नर कह रहे हैं कि आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है, क्या इसके लिए कोई लेख लिखकर बताएंगे कि क्या पाया उन्होंने, कितना आतंकवाद पाया, कितनी टूटी बेंचेस देख पाए, कितने बहते नल देख पाए मदरसों के अंदर, या और कई मदरसों में जाने की कोशिश करेंगे और एक पॉजिटिव अप्रोच करके साबित करेंगे बीजेपी की सरकार द्वारा कि जब मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि साचर कमेटी की रिपोर्ट के बाद में ये चीज बहुत अवश्य हो जाती है कि माइनॉरिटीज को पैरा हक मिलना चाहिए देश की तमाम सुविधाओं के ऊपर। जी, मैं अधिक आपसे समझना चाहूंगा, आप आगे क्या करेंगे इस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन इस मुलाकात पर ही इमाम मौलवी उमर अहमद इलियासी साहब तो अभिभूत हो गए। उन्होंने कहा कि हम बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहे हैं कि माननीय मोहन भागवत जी हमारे आमंत्रण पर इमाम हाउस आए, उन्होंने हमसे बात की, मुलाकात की, हमारे नजरिए को समझने की कोशिश की, और साथ ही उन्होंने कहा कि वह तो राष्ट्र ऋषि हैं, राष्ट्रपिता हैं। मोहन भागवत जी के कदम से इमामों के संगठन के एक बड़े शख्स उनको राष्ट्रपिता तक का दर्जा दे रहे हैं, और आप अभी भी संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। थोड़ा अचरज हो रहा है, किसके मंतव्य को, किसकी भावनाओं को सही समझा जाए, थोड़ा रोशनी दीजिए नदीकुर रहमान साहब। एक तरफ आपसे जुड़े हुए लोग हैं जो बता रहे हैं वो तो राष्ट्रपिता है, और एक आप हैं जो ये जानना चाह रहे हैं कि इतने तो होगा क्या। कई मसले हैं जिस पर खुलकर बोला जाना चाहिए, कई मसले हैं जिस पर अपना नजरिया स्पष्ट होना चाहिए, पर आपको नजरियों की स्पष्टता नहीं दिख रही है और दूसरी तरफ राष्ट्रपिता बताया जा रहा है।
डॉक्टर साहब मैं इसको पॉजिटिवली लेना चाहूंगा। जो इमाम साहब ने खिताब भी दे दिया आरएसएस विचारक को, भागवत जी को, मैं इसको पॉजिटिवली देखना चाहूंगा। देखिए हमारे घर में जब कोई दाखिल होता है तो वो हमारा मेहमान होता है, और मेहमान का स्वागत अगर इतनी उदारता से कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। कल को आपके मेरे घर में भी अगर कोई इस तरह का विद्वान व्यक्ति आता है, जो इतने बड़े संघ के कार्यकर्ता हैं, इतने बड़े संघ के चीफ हैं, तो मैं नहीं समझता हूं कि मैं उनको बेइज्जत करके निकालूंगा। मैं भी उनकी उसमें फूल ही बिछाऊंगा, मैं भी उनको कोई ना कोई खिताब दूंगा और अच्छी तरह से उनका स्वागत करके, इस उम्मीद के साथ डॉक्टर साहब, इस उम्मीद के साथ कि ये सिर्फ हेडलाइन बनाने के लिए तो नहीं आ रहे हैं यहाँ, इसके आगे पॉजिटिव अप्रोच क्या रहेगा? मैं थोड़ा उलझन में हूं। एक संगठन जिसकी भावनाओं को लेकर, जिसकी नीयत को लेकर, जिसके मंतव्य को लेकर आपको हमेशा संदेह बना रहा, उस संगठन के प्रमुख को ही आपसे जुड़े हुए शख्स ने आने मात्र से राष्ट्रपिता का दर्जा दे दिया। आपकी किस बात को सही माने? केवल इतने इंतजार कर रहे थे कि एक बार मस्जिद में आ भर जाएं, एक बार मदरसे को घूम भर जाएं, तो हम तो उन्हें राष्ट्रपिता मानने के लिए तैयार हैं, और नहीं तो यह मान रहे हैं कि ये तो मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन है, हमें जीने नहीं देना चाहते हैं, इस देश पर हमें रहने नहीं देना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान करके भाजपा को सत्ता में बनाए रखना चाहते हैं। जिन लोगों पर इस किस्म के आरोप अतीत में लगाते थे, उनकी महज एक आमद भर से आपको लगा कि वह तो राष्ट्रपिता कहलाने योग्य है। आपकी किस बात को गंभीरता से लेगा देश? नहीं डॉक्टर साहब, कम से कम मैं राष्ट्रपिता का दर्जा नहीं दे पाऊंगा। मैंने ये कहा कि इमाम साहब की दहलीज पर क्योंकि वो पहुंचे थे, एक मेहमान का स्वागत इस तरह की अगर बात से हुआ है तो आरएसएस चीफ को भी उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। मैं कम से कम बचूंगा ऐसे कोई भी स्वीपिंग स्टेटमेंट से कि राष्ट्रपिता का उनको दर्जा दे दिया जाए। अलबत्ता हम यकीन रखते हैं डॉक्टर साहब कि आरएसएस चीफ एक बहुत बड़ी सिल्वर लाइनिंग हमारे डार्क क्लाउड्स में ला सकते हैं अगर उनका अप्रोच रियल और पॉजिटिव है। और अगर ये सिर्फ एक हेडलाइन बन के रह जाएगा तो माफ करिएगा, मैं फिर वही इनकी जो बुनियादी एंटी मुस्लिम, एंटी माइनॉरिटी, एंटी क्रिश्चियन अप्रोच है, मैं एज अ क्रिटिक उसको क्रिटिसाइज करता रहूंगा। अतीकुर रहमान साहब को लग रहा है कि इलियासी साहब थोड़ा ज्यादा कर गए, लेकिन अतीकुर रहमान साहब ये भी मानते हैं कि संघ प्रमुख से उम्मीद है वो अगर चाह लेंगे तो इस अंधेरे में रोशनी की किरण के तौर पर हमें जरूर दिख सकते हैं और एक नई राह पर देश को ले जा भी सकते हैं। इस चर्चा को थोड़ा विस्तार देने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ में यशपाल सिसोदिया जी हैं। यशपाल जी से समझने की कोशिश करते हैं ये हो क्या गया। एक तरफ आपकी जगह की अलग अलग जगह सरकार है राज्यों में, वो मदरसों को चुन चुनकर ढहाने का काम कर रही है। दूसरी तरफ जिस संगठन से आप प्रेरणा लेते हैं, जिस संगठन से दिशा लेते हैं, जिस संगठन के संस्कार से अपने राजनीतिक दल को शिष्ट करते हैं, सुसंस्कृत करते हैं, उस संगठन के प्रमुख मदरसे में जा रहे हैं, मदरसों के बच्चों से बात कर रहे हैं और ये जानकर अभिभूत हो रहे हैं कि उस मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे आतंकी नहीं बनना चाहते, उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे हमले नहीं करना चाहते, उन मदरसों में पढ़ने वाले बच्चे इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, और ये बातें अखबार और टीवी चैनल में सुर्खियां बन रही हैं। यशपाल जी, थोड़ा उलझन है। एक तरफ बुलडोजर चल रहा है, दूसरी तरफ पूजनीय मोहन भागवत जी मदरसों का दौरा कर रहे हैं। देश असमंजस में आ गया। सच क्या है, चाह क्या रहे हैं? थोड़ा रोशनी मिले आपसे। दुरुपयोग कर रहा है। फिर चाहे हालिया में जबलपुर के बिशप जी का हमने सबने कुकृत्य देखा, अगर उनकी कारगुजारियां देश विरोधी है, विघटनकारी है, समाज को विखंडित करने वाली है, तो शासन प्रशासन ने अपना काम क्या ढक सकता। और अगर कतिपय उन मदरसों में जहां पर शिकवा आए थे और जहां पर देश को तोड़ने की बात की जाती है, उस विषय के संबंध में शासन प्रशासन अपना काम करेगा। आपकी रिपोर्ट में डॉक्टर साहब अभी एक लाइन बताई थी, मुझे थोड़ी सी चुभी है डॉक्टर साहब जी। और मुस्लिम विरोधी आरएसएस है ही नहीं। एक तो दिमाग से निकाल देना चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक विचारधारा को लेकर के सामंजस्य और
समन्वय को लेकर के चलता है, समरसता के भाव को लेकर के चलता है, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करता है, वे मुस्लिम के विरोधी क्यों होंगे? अगर सरसंघचालक जी मुस्लिम के विरोधी होते तो इतने बड़े ओहदे पर बैठे इमाम साहब यदि उनको निमंत्रण देने और निमंत्रण देने के बाद अगर वो जाते हैं, वहां पर बच्चों से भी मुलाकात करते हैं, 1 घंटे तक चर्चाएं भी करते हैं, तो सामाजिक समरसता की कहीं ना कहीं बातचीत चली होगी। मैं नम्रता पूर्वक बीच में रहमान रोकूंगा। संघ के प्रति बड़ा सम्मान निजी तौर पर रखता हूं, पर आपने कहा कि मुस्लिम विरोधी तौर पर आप कैसे देखते हैं? हम तो सबको साथ लेने में यकीन रखते हैं। 1925 में स्थापित हुआ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक, आज 2022 है, 97 साल का सफर है। संघ प्रमुख के स्तर पर तो छोड़िए, किसी स्तर पर भी किसी मुस्लिम के संघ पदाधिकारी के तौर पर नाम बता दीजिए यशपाल जी। आप जैसा अनुभवी व्यक्ति हमारे साथ में है, थोड़ा पता तो चले कि संघ के अंतर्गत सहसर कार्यवाह के रूप में, सर कार्यवाह के रूप में, प्रचारक के रूप में कोई एक मुस्लिम समाज से संबद्ध व्यक्ति अगर उसका हिस्सा हो, अगर उसको ये जिम्मेदारी मिली हो, तो पूरा देश गौरवान्वित हो जाएगा कि यशपाल जी ने देखो कितना बड़ा ज्ञानवर्धन किया। मैं समझ गया, आपके वक्तव्य को मैं समझ गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनेक प्रकार के अनुषांगिक संगठन है डॉक्टर साहब। अगर राष्ट्रीय मुस्लिम विचारधारा का, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का संगठन नहीं, संघ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिस संस्था का नाम है, उसके संदर्भ में रोशनी दीजिए कि देखिए सर कार्यवाह के तौर पर इन 97 साल में मुस्लिम समाज से या इस्लामिक मान्यताओं में आस्था रखने वाले व्यक्ति को ये जिम्मेदारी मिली, किसी एक राष्ट्रीय पदाधिकारी का नाम। तो हम अपनी बात को आगे विस्तार देते हैं, आपको संकट में डालना उद्देश्य नहीं है आपके मध्य। लेकिन आपने जो दावा किया कि ये बात से मैं सहमत नहीं हूं, तो मैंने आपकी आपत्ति पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है विनम्रता पूर्वक। जी यशपाल जी। नहीं रहे हैं। मेरा कहना, अगर संघ परिवार ने इंद्रेश जी जैसे एक बड़े हमारे विचारक को अगर उस विंग के माध्यम से यही जवाबदारी दी है, और मेरे जैसे छोटे से शहर में भी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के नाम पर उस विचारधारा को लेकर के संघ में आस्था रख करके अगर लोग आगे बढ़ रहे काम कर रहे, तो क्या दिक्कत है? रही बात हमारे अतीकुर रहमान साहब की, वे इमाम साहब के बुलावे पे गए हैं, और गए हैं तो कोई शिव मंदिर ढूंढने नहीं गए हैं, और वहां पर जिस प्रकार से उनका इस्तकबाल हुआ है, उनका अभिनंदन हुआ है, और वे तो शुक्रगुजार हो रहे हैं इमाम साहब तो, और आपको यहाँ पर तकलीफ हो रही है। और दिग्विजय सिंह जी तो और आगे बढ़ गए डॉक्टर साहब। दिग्विजय सिंह जी ने तो सीधा राहुल गांधी जी की जो यात्रा चल रही है उसको लेकर के जो टिप्पणी की है, मैं तो लगता है कि दिग्विजय सिंह जी की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है डॉक्टर साहब। इस बात को लेकर के वे इस मुलाकात को सर्वधर्म संभाव की बजाय ये देख करके जोड़ रहे हैं कि यात्रा से भयभीत है। इसका मतलब है आपकी जो यात्रा निकल रही है वो मुस्लिम समाज को प्रभावित करने के लिए निकल रही है। कितने गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य दिग्विजय सिंह जी का है। मुस्लिम धर्म के गुरु यदि बुलाते हैं तो उसको सीधा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा से जोड़ करके संघ परिवार को कटघरे में कोशिश करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर साहब, करारा तमाचा है सर संचालक जी का इमाम साहब के निमंत्रण पर जाने का, उन लोगों का जो आग लगाने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की बात करते हैं और संघ को कट्टर दुश्मन बताने की बात करती। आज गहरा तमाचा लगाए, बोलते बंद है और बोली खुली भी तो दिग्विजय सिंह जी जैसा राजनेता का भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने उसको जोड़ दिया कि संघ कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है। तमाचा है मोहन भागवत जी का। मेरे साथ में चौधरी राकेश सिंह जी हैं। इस थप्पड़ की गूंज सुनाई दे रही है चौधरी राकेश सिंह जी आपको? यशपाल सिसोदिया जी बता रहे हैं ये करारा तमाचा है। तो सबसे पहले तो मुझे जानना है चौधरी राकेश सिंह जी, इस तमाचे का दर्द या इस तमाचे की गूंज, फिल्मों में कहा जाता ना कि कानों में सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है, तो वैसे ही मैं विनम्रता पूर्वक पूछ रहा हूं, उस अंदाज में नहीं पूछ रहा चौधरी राकेश सिंह जी, वो गूंज सुनाई दे रही है आपको? अब भाई सिसोदिया जी हैं, कुछ भी कह दें, चाहे थप्पड़ की गूंज कह दें डॉक्टर साहब, लेकिन विषय यह है कि मोहन भागवत जिस विचारधारा के संचालक हैं वो आरएसएस है, और आरएसएस की विचारधारा हेडगेबाजी से शुरू होकर डॉक्टर गोलवलकर के बीच में बहुत सशक्त तरीके से सामने उभर के आई। मेरे पास एक पुस्तक है जिसमें 1960 में माननीय गोलवलकर जी ने एक भाषण देते हुए ये कहा, डॉक्टर साहब
1960 में मुसलमानों, ईसाइयों, यहूदियों और पारसियों के बारे में भाषण देते हुए उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक बिरादरियां इन्वर्टेड कॉमा मेहमान हैं लेकिन इस धरती की संतान नहीं। ये वही प्रश्न क्रमांक 131 और 32 में लिखा हुआ है। ये पुस्तक है गोलवलकर की लिखी हुई, हम और हमारा राष्ट्रवाद। मैं ये कहना चाहता हूं कि अब मोहन भागवत ने गोलवलकर की जी की विचारधारा को खत्म कर दिया। उन्होंने इन बिरादरियों को, जो अल्पसंख्यक बिरादरियां थी, जिसको आरएसएस शुरू से कहता है कि ये मेहमान है हिंदुस्तान में, हमारी देश की संतान नहीं है, तो क्या अपने विचार परिवर्तित कर लिए? और अगर परिवर्तित कर लिए तो मेरे जैसा एक छोटा सा कांग्रेस का कार्यकर्ता आरएसएस का स्वागत करता है कि इतने वर्षों के बाद उन्होंने इतने कठोर निर्णय को बदल दिया। मोहन भागवत ने इतना विराट हृदय दिखाया है और मुस्लिम समाज में इमाम के यहाँ जाकर उन्होंने उनका इस्तकबाल स्वीकार किया है। और इमाम भी साहब क्या, अब मोहन भागवत जी कभी, मैं कई बार पढ़ चुका हूं, बता चुका हूं, कभी भी मोहन भागवत जी ने स्वयं कहा गाजियाबाद में आरएसएस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि मैं सनातनी हूं लेकिन मैं मूर्ति पूजक नहीं हूं। तो जो व्यक्ति मूर्ति पूजक नहीं है, अब उसको इमाम साहब ये कह रहे हैं कि राष्ट्रपिता हैं, वो राष्ट्र ऋषि होना चाहिए। अगर इस तरीके के वक्तव्य आएंगे देश में, आप आगे बढ़िए, मुसलमानों को गले लगाइए। और मुसलमान ही नहीं, इस देश में जितने मजलूम हैं, जितने गरीब हैं, जितने सारे धर्मों के लोग हैं, आप कट्टरता को छोड़िए, आप आगे बढ़िए। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं, आप कभी कभी, जैसे सीमान ने ये कहा कि उन्होंने ये कहा कि डीएनए हमारा और पाकिस्तानियों का एक है, यही मोहन भागवत साहब के शब्द थे आज से 6 महीने पहले कि हमारा और पाकिस्तानियों का डीएनए एक है। तभी आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना साहब की मजार पर जाके जमीन फर्शी सलाम करते हैं। ये सारी चीजें, ये तभी 1942 में आरएसएस कलकत्ता में विक्टोरिया का स्वागत करती यूनिफॉर्म में। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आपका हृदय परिवर्तन हुआ है तो देश के लिए खुशहाली की बात है, देश के भविष्य के लिए अच्छी बात है। अगर कट्टरता आप उतार देंगे, अगर सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करना आप शुरू कर देंगे, अगर आपके अंदर सहिष्णु भाव आ जाएगा, यही तो समरसता का रास्ता निकालना है। इसी के लिए तो कांग्रेस लगी है, इसी के लिए तो राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं कि आइए सद्भावना जोड़ें, हम भयभीत नहीं करें किसी को। और यही विचारधारा अगर मोहन भागवत जी में आ जाएगी तो मैं समझता हूं बीजेपी में भी आ जाएगी और देश में एक असमंजस में हूं आपकी बात सुन के कि राहुल गांधी जी इसी के लिए तो लगे हैं, कांग्रेस इसी के लिए तो लगी है कि सामाजिक समरसता बने, लोग जुड़े। चलिए, आपकी यात्रा का ही प्रभाव सही, सामाजिक समरसता के लिए ये पहल हुई, पर आप टिप्पणी क्या कर रहे हैं? क्या लिख रहे हैं दिग्विजय सिंह? भयभीत होकर। आप कह रहे हैं हम भयभीत करने के लिए नहीं निकले। और संघ के संदर्भ में, जो इस देश का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है, उसके प्रमुख को, जो करोड़ों लोगों की आस्थाओं का व्यक्ति है, उसके द्वारा उठाए गए कदम के संदर्भ में आप निरूपित कर रहे हैं, घबरा कर, भयभीत होकर आपकी यात्रा से, इसलिए वो चल दिए। आपको नहीं लगता है थोड़ा अति हो गई दिग्विजय सिंह जी के द्वारा? थोड़ा ज्यादा ही अपने विषय में आकलन कर लिए। फिर कह रहा हूं कि उनके इस विराट हृदय को, भागवत जी के, का मैं सम्मान करता हूं। और अगर यही विराटता, यही सहिष्णुता भाव उनका आ जाए तो इस देश में वास्तव में चमत्कार हो जाएगा। और वही राहुल गांधी चाहते हैं, समरसता का रास्ता निकले, सद्भावना का रास्ता निकले। और मोहन भागवत जी आगे आए हैं तो वास्तव में कांग्रेसियों को सम्मान करना चाहिए और मोहन भागवत जी को आज करके दिखाना चाहिए कि सद्भावना यात्रा में राहुल गांधी की जो गैर राजनीतिक है, उसमें मोहन भागवत जी, माननीय मोहन भागवत जी आए और कुछ दूर पर पैदल चल के इस देश को ये संदेश दें कि हम देश में सद्भावना के प्रति सजग हैं। किसी भी पार्टी का शासन हो, लेकिन अगर कोई सद्भावना की यात्रा निकालता है तो आदरणीय मोहन भागवत जी का स्वागत है, वो आए कांग्रेस की सद्भावना यात्रा पर और देश को एक संदेश। थोड़ा असमंजस में हूं, जिस यात्रा में आमंत्रण दे रहे हैं आप शामिल मोहन भागवत, उस यात्रा के है माननीय विजय सिंह जी, और वो तो उन को बता रहे हैं भयभीत होकर उठाया गया कदम। एक व्यक्ति को इस कदर अपमानित करें, एक संगठन को इस कदर अपमानित करें, तो उसने सामाजिक समरसता के लिए कोई पहल की। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई संघ प्रमुख मस्जिद में पहुंचा, कोई संघ प्रमुख मदरसे में जाकर जानने की कोशिश किया। तो आप यहां स्वागत कर रहे हैं, और यात्रा के माननीय संयोजक दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, जिसको लेकर यशपाल सिसोदिया जी बता रहे हैं कि आप हालत तो देखो इनके दिमाग की, वो बता रहे हैं भयभीत होकर। तो किसको गलत मान रहे हैं आप, मोहन भागवत जी को या अपने सम्मानीय नेता दिग्विजय सिंह को? मोहन भागवत जी का स्वागत करूंगा कि जिन्होंने
आरएसएस की उस विचारधारा और कठोर परंपरा को तोड़ा है आज, जो गोलवलकर जी ने लिखी थी, जिन्होंने मुसलमानों को मेहमान बताया था भारत का। आज मोहन भागवत जी अगर गए हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूं, और सद्भावना यात्रा में वो जाए राहुल जी की, और एक संदेश है इस देश में जो जातिवादियां हैं। गोलवलकर जी की कट्टरता को तोड़ दिया मोहन भागवत जी ने। यह आकलन है चौधरी राकेश सिंह का। मेरे साथ में डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी बैठे हैं, संघ विचारक हैं। बड़ा संकट पैदा कर दिया चौधरी राकेश सिंह जी की टिप्पणी ने। उन्होंने मोहन भागवत का स्वागत तो किया, पर साथ साथ ये भी बताया ये संघ प्रमुख का पूर्व संघ प्रमुख के विचारों से विचलन है। मयंक जी, क्या वाकई ऐसा है? ये देखिए, आपको थोड़ा सा इतिहास में जाने की आवश्यकता है। आप देखेंगे कि माननीय सुदर्शन जी, जो इनके पूर्व जो सरस संचालक थे, आज से 20 साल पहले वो इस्लामिक स्कॉलर्स के साथ बैठे, उनके साथ चर्चाएं की, बातचीत की, संवाद का एक सीधा संवाद करने का एक सिलसिला आप देखेंगे इतिहास में। और उसके पहले भी ये प्रयास होते रहे हैं। भागवत जी ने जो बात लगातार संघ के माध्यम से कही जा रही थी, वो बात फिर अन्य सार्वजनिक तौर पर कही है, बार बार कही है कि भाई हमारा डीएनए एक है, सबका डीएनए एक है। तो फिर किस बात की उलझन है? पूजा पद्धति अलग हो सकती है, सनातन में भी अन्य अन्य प्रकार की पूजा पद्धति होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि कोई लड़ाई झगड़ा करेगा। तो ऐसे इस्लाम हो, पंथ हो या कोई अन्य पंथ हो, वो पंथ हो सकता है, पूजा पद्धति हो सकती है, लेकिन हमारा डीएनए एक है, हमारे पूर्वज एक है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, और हमको साथ मिलके भारत के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को वैश्विक शक्ति बनाने के लिए तन समर्पित, धन समर्पित और ये जीवन समर्पित, इस भावना से भारत को आगे लाने के लिए सबको साथ काम करना होगा। थोड़ा मयंक जी पर रहते हैं, ये बड़ी बड़ी बातें तो हम कई बार सुनते रहते हैं। चौधरी राकेश सिंह जी ने पुस्तक में लिखी हुई बात को उद्धृत किया है, उसका जवाब चाहिए, जिसमें वो बता रहे हैं पारसी, मुस्लिम, ये सारे लोग इस धरती के नहीं है, मेहमान है। 20 करोड़ लोग जो मुसलमान यहां पर हैं, वो अगर मेहमान बताए जाते थे तो क्या संघ की मान्यता बदल गई? क्या मोहन भागवत जी का ये कदम उस मान्यता में बदलाव के प्रतीक के तौर पर देखा जाए, थोड़ा स्थिति स्पष्ट हो जाए, या चौधरी राकेश सिंह को अपनी मंशा को जिस रूप में समझना चाह रहे हैं बदलने की जरूरत है? ऐसा कोई रोशनी मयंक जी आपसे मिले? राकेश सिंह जी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, और कांग्रेस के पुराने और बाद में बीजेपी में भी रहे हैं। विचारधारा के नजदीक आने का भी इनका प्रयास रहा है। निश्चित तौर पर वह भी सब जान रहे हैं। ये जो जिस पुस्तक का ये हवाला दे रहे हैं, जिन्होंने जो सन बताया वो 1960 का है। गुरुजी के तमाम सारे जो भाषण हैं, उन भाषणों का संकलन एक बार हुआ था। उस संकलन के अंदर इन्होंने जो अभी वही करके बोला, और केवल एक पैरा बोला, पूरा भाषण अगर आप पढ़ेंगे तो आपको सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। वस्तुतः हुआ ये है कि ये सारे के सारे जो पंथ हैं, ये सारे पंथ क्या भारत की धरती पर पैदा हुए? भारत की धरती पर पैदा नहीं हुए। आज भी भारत के जो मुस्लिम है, इस्लाम को मानने वाले हैं, भाई वो मक्का मदीना जाते हैं, उनकी आस्था का केंद्र है। तो ये सच्चाई है ना। तो आप उस संदर्भ में देखिए, जहां तक मेहमान की बात है, संघ जो है लगातार बार बार ये बात कह रहा है कि हम सबका डीएनए है, कि हमको सबको साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो मेरे को मयंक जी इसका जवाब दीजिए। जो सवाल मेरा यशपाल जी से था, आपसे भी पूछता हूँ, संघ विचारक के तौर पर आप यहाँ बैठे हैं। अगर सबका डीएनए एक है, सबको आप एक मानने वाले हैं, तो फिर संघ के अंदर मुसलमानों को साथ क्यों नहीं दिखता है? अभी भी आपकी कोशिशें दिखती हैं, कोशिशों का परिणाम, कोशिशों का प्रभाव नहीं दिखता। सवाल है, 97 साल के इतिहास में मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति या इस्लाम में आस्था रखने वाला व्यक्ति संघ के पदाधिकारियों के तौर पर क्यों दिखाई नहीं देता? 20 करोड़ की आबादी है, ये से हम आपकी विफलता के तौर पर देखें या आपकी इरादतन सफलता के तौर पर? आपको भी ये समझना होगा डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, कि है ना, उमर अहमद इलियासी जिस प्रकार से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख हैं और वो उनके बीच काम करते हैं, लेकिन अगर संघ चालक उनके यहाँ जाते हैं या उनके आमंत्रण पे जाते हैं, तो क्या वो उनको इतने उनके चरित्र से और उनके कामों से, संघ के कामों से कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं ना। अनायास किसी के मुख से ऐसे तो नहीं निकलेगा कि ये राष्ट्रपिता है। ये बात अलग है, सरस संचालक जी ने कहा कि नहीं भाई, राष्ट्रपिता तो एक ही हुए हैं, हम नहीं है, लेकिन
ये जो बड़प्पन है, तो आपको ये समझना पड़ेगा और सबको ये जानने की आवश्यकता है कि भाई संघ जो है 1925 में किन लक्ष्यों को, किन उद्देश्यों को, किस विचार को, किस दृष्टि को लेके चला। लोग बाग तो ये भी आरोप लगाते हैं कि संघ का स्वाधीनता आंदोलन में कोई योगदान नहीं है। तो आप देखिए कि जो डॉक्टर हेडगेवार जी हैं वो क्या कर रहे थे आंदोलन में, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में गए वो, ये इतिहास है। उसके बाद जो है लगातार, अगर ऐसे ही था तो नेहरू जी क्यों उनको बुलाए? तो थोड़ा भ्रमित मत कीजिए। मुस्लिम सेवक संघ, सीधी सी बात है, हमने है ना किसी को रोका नहीं है। परम वैभव की जो हमारी धारणा है या हमारी जो प्रार्थना है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, यदि सनातनी और उसके साथ इस्लाम को या अन्य जो भी है वो अगर आते हैं तो उनका स्वागत है, वो आए शाखा। मयंक जी का सवाल, क्या इसे आप अपनी विफलता के तौर पर देखते हैं या सफलता के तौर पर? पहले मेरा सवाल पूरा हो जाए मयंक जी। मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति संघ में सर्वोच्च पदों पर दिखाई नहीं देता। सर्वोच्च क्या, मुझे तो नीचे के पदों पर भी दिखाई नहीं देता। इसको संघ की सफलता के तौर पर देखें या विफलता के तौर पर? क्योंकि आपका दावा है आप तो सबका साथ लेकर ही इस राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाना चाहते हैं। एक सवाल, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दरअसल सनातन धर्मियों की एक संस्था है, इसके अलावा दीगर व्यक्तियों को अगर जुड़ना है तो उसके लिए हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच बना दिया है। जिनको भी संघ के विचारों के साथ में चलना है तो वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के माध्यम से काम करे। संघ में उसे प्रवेश नहीं मिलेगा, संघ में उसे जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, संघ में उसे सर्वोच्च पद नहीं मिलेंगे। क्या इस प्रकार की कोई धारणा है? और अगर ऐसी धारणा है तो फिर क्या मस्जिद और मदरसों में जाने से लोगों का भरोसा बन जाएगा संगठन पे? क्या लोगों का भरोसा भाजपा के प्रति बन जाएगा? क्या लोगों का भरोसा आपकी मंशा पर बन जाएगा? ये सवाल है। क्या कहना है? मेरा भी एक सवाल है, क्या संघ के सरल संचालक जी को संवाद नहीं करना चाहिए? क्या संघ के स्वयंसेवकों को जो इस्लामिक है या अन्य स्कॉलर्स हैं उनके बीच नहीं जाना चाहिए? या उनके जो लोग हैं वो उनको इधर नहीं आना चाहिए? भाई जब तक संवाद नहीं होगा, हम अगर वेद में देखें तो वह एक मंत्र आता है संवदध्वम सम गच्छध्वम, या अगर आप देखें तो साथ मिलके जब संवाद होगा तभी तो सहभाग बढ़ेगा, तभी तो सामंजस्य की बात हमें ये बता रही है कि ये शुरुआत है, ये मंजिल नहीं है, सफर बहुत लंबा है। उस लंबे सफर पे जाने के संदर्भ में मोहन भागवत जी के माध्यम से एक प्रयास शुरू हुआ है। तो अतिकुर रहमान साहब, अब सवाल आपके पास वापस लौट कर आता है। आप तुरंत समाधान चाह रहे हैं जबकि ये शुरुआत है। क्या आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज को इस शुरुआत का स्वागत करना चाहिए? ओवैसी जैसे लोग तो हमेशा नींबू लेके खड़े ही रहते हैं दूध में डालने के लिए, कैसे फटे। पर आप जैसे लोगों से तो उम्मीद रख सकते हैं ना। अगर मोहन भागवत जी कट्टरता की तथाकथित इस आंधी के बीच में मस्जिद और मदरसे जाने से गुरेज नहीं रख रहे, वहां के संवाद को सार्वजनिक कर रहे हैं, वहां से बच्चों से बात करने के संदर्भ में यह प्रचारित नहीं किया गया कि वहां के बच्चे बता रहे हैं कि मैं तो कट्टर मुसलमान बनना चाहता हूं, कट्टर किस्म का इस्लामिक दुनिया बनाना चाहता हूं। बताया यही गया कि बच्चों ने इच्छा जताई, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। तो अब जिम्मेदारी बनती है मुस्लिम समाज की, मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों की, कि यह पहल बीच में टूट ना जाए, यह पहल बीच में रुक ना जाए, यह कोशिश कहीं अकारण अटक ना जाए। क्या कहते हैं अतिकुर रहमान साहब, आगे नहीं बढ़ना चाहिए आप जैसे लोगों? डॉक्टर साहब, बहुत मेहनत करना पड़ेगी आरएसएस को, क्योंकि आरएसएस की हिस्ट्री, आरएसएस की बुनियाद, आरएसएस का चाल चलन, हमारे पास टन ऑफ टन ऐसा लिटरेचर है जो कि ये बताता है कि आरएसएस कभी भी ना सिर्फ मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का, बल्कि मैं तो ये कहूंगा डॉक्टर साहब के आरएसएस बुनियादी तौर पे महिला विरोधी भी है। और इसके हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आप क्योंकि करोड़ के पूछने के बावजूद आपको कामयाबी नहीं मिली मुसलमान, तो आप भूल जाइए। आरएसएस की किसी पोस्ट पे ना आप किसी महिलाओं को पाएंगे, ना इसकी मेंबरशिप में आप महिलाओं को पाएंगे, और ना किसी दलित को इन्होंने कोई ऐसी पोजीशन दे के रखी है पूरे के पूरे आरएसएस ढांचे में। और इसके लिए मैं ढूंढ रहा हूं, काफी मोटी किताब है, मैं पिछली बार पढ़ रहा था, मेरे नजदीक कुछ बातें आई थी। डॉक्टर साहब, आरएसएस का जो ऑफिस बेरर्स का ढांचा है,
इनका जो पूरा प्रोसेस है वो मुसोलिनी और हिटलर के अपॉइंटमेंट प्रोसेस पे आधारित है। आप भूल जाइए कि ये किसी माइनॉरिटी या किसी क्रिश्चियन या किसी दलित या किसी महिला को कभी कोई पोजीशन दे पाएंगे, और अगर दे देते हैं तो ये तो 8वां अजूबा हो जाएगा। इनकी बुनियादी हिटलर और मुसोलिनी के उस लिटरेचर पे आधारित है जहां पर ये लोग माइनॉरिटीज के गिनती में नहीं आते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि बहुत मेहनत करना पड़ेगी आरएसएस चीफ को, और अगर ये पहल है डॉक्टर साहब, मैं ना सिर्फ स्वागत करूंगा, बल्कि अगर ये पहल करते हैं तो जैसा मैंने कहा, सबसे पहले आपको जो हमारे ऑन द राइटिंग ऑन द बोर्ड आ रही है, बिल्किस बानो की उन लोगों को जहां पर हार पहनाए गए, मिठाइयां खिलाई गई, क्या उनको जेल भेजने की पहल करेंगे आरएसएस चीफ? क्या इस बात की पहल करेंगे? ये हमारा दावा है कि हमारे मदरसों में कोई आतंकवाद नहीं पढ़ाया जाता। क्या आरएसएस चीफ इस चीज को, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, इसको खंडित करेंगे कि मैंने देखा और मैंने कोई आतंकवाद नहीं पाया? मैंने देखा लोगों के बच्चों के पैरों में चप्पलें नहीं है, इनके पास सही तरीके से बाथरूम और सही तरीके से अपने आप को साफ करने की, नीट एंड क्लीन रखने की भी सुविधाएं नहीं है। क्या इस चीज को उजागर करेंगे और कुछ योगदान भारत सरकार को करने बोलेंगे? और उसके साथ साथ साचर कमेटी रिपोर्ट को भूल जाइए। साचर कमेटी की रिपोर्ट में जो आखिरी रिकमेंडेशन है साचर कमेटी का, इक्वल अपॉर्चुनिटीज कमीशन बनाने का पेशकश करने की डायरेक्शन देंगे मोदी सरकार को। तो ये रहमान साहब के सवाल हैं, कई सारे सवाल उनके हैं। देखो रहमान साहब का कहना है कि अगर ये पहल भी है तो भी इस पहल को लक्ष्य हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। इतिहास को लेकर संदेह है अतिकुर रहमान साहब के मन में कि ये संगठन के संदर्भ में अतीत उन्हें भरोसा नहीं करने देता है। पर सवाल इस बात का है अतिकुर रहमान साहब, आप इतने सवाल कर रहे हैं, पर यही संघ है, यही संगठन है जिसने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच जैसा आनुषंगिक संगठन बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से मुस्लिम समाज को भी जोड़ने की कोशिश सतत रूप से चल रही है। जिन इंद्रेश जी का उल्लेख अभी यशपाल सिसोदिया जी कर रहे हैं, उन जैसे विद्वान व्यक्ति की पूरी जिम्मेदारी ही उस राष्ट्रीय मुस्लिम मंच को प्रोत्साहित करने की, मजबूत करने की, मुस्लिम तबके को साथ में जोड़ने की है। फिर भी आपको संदेह है, जायज है। डॉक्टर साहब, मैं क्रिटिक हूं, मैं आलोचना करूंगा। हमारे देश में बहुत सारी बेकारी है, बेकार बच्चे यंग जब घूमते रहते हैं, अगर कोई संगठन का सहारा मिल जाता है उनके लोकल एक्सीजेंसीज के तहत, तो वो आरएसएस भी ज्वाइन करते हैं, शिवसेना भी ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करती हैं जिनकी विचारधारा एंटी मुस्लिम है। बेकारी इतनी है हमारे देश में, तो क्या किया जाए डॉक्टर साहब? बेकारी इतनी राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के संदर्भ में अतिकुर रहमान साहब की टिप्पणी कमोबेश ऐसी है, जिनके पास कोई काम नहीं है तो चलो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से ही जोड़ लेते हैं, इस प्रकार के नजरिए के साथ में। मुझे जानना यशपाल जी के पास है, लेकिन डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी को लग रहा था कि जो कुछ अतिकुर रहमान साहब कह रहे हैं उसमें उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए। तो संक्षिप्त में मयंक जी का हस्तक्षेप सुनते हैं, फिर यशपाल जी के पास चलते हैं। तो ये है कि रहमान साहब ने जो बातें कही कि महिलाओं के लिए संघ ने अलग से अपना संगठन बनाया है, महिलाओं का कार्य उसमें होता है। आप देख सकते हैं राष्ट्रीय सेविका जो संगठन है उसमें महिलाएं हैं, इसमें पुरुष वर्ग कार्य करते हैं। उसमें आप ये कैसे कह सकते हैं? आपने एक प्रश्न उठाया कि भाई प्रचारक नहीं होते। आप देखिए कितने सारे प्रचारक हैं जो कि अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के हैं। आप दूर से बैठकर आपको संघ जो दिखाई दे रहा है, मेरा तो रहमान साहब से रिसर्चर भी है, शोधार्थी भी हैं, अनुसंधानकर्ता भी हैं, एक बार संघ में आइए, देखिए, पास आएंगे, परिचय बढ़ेगा और आपको ध्यान में आ जाएगा कि संघ के अंदर कौन कौन किन किन पदों पर है। दूर दूर रहकर क्या बात करें, पास आइए और समझिए संघ को। मेरा दे रहे अतिकुर रहमान साहब को भी, कहाँ दूर बैठे हैं आप भी हमारे साथ ही हो लीजिए। केवल बेकार लोगों के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच नहीं है, अतिकुर रहमान साहब से विद्वान लोगों के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। बहरहाल मैं चर्चा को और विस्तार देता हूं और एक बार फिर यशपाल सिसोदिया जी के पास रुख करता हूं। मोहन भागवत जी ने तो पहल कर दी, भाजपा क्या करेगी?
ये सवाल है, क्योंकि शनैशरे भाजपा ने तो मुसलमानों से दूरी बनाई। इस प्रकार का वातावरण पिछले 8 साल में बन गया है, कोई जगह नहीं मिल रही है। माननीय केंद्र ये मंत्रिमंडल है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति नहीं है। ये दिख रहा है ना यशपाल जी आपको। एक मुख्तार अब्बास नकवी थे, वो भी निकल गए। भरोसा कैसे बनेगा? लोकसभा में कोई व्यक्ति नहीं है। 403 सदस्य उत्तर प्रदेश में एक प्रत्याशी तक नहीं देते हैं। पर मोहन भागवत जी की ये कोशिश, ये पहल क्या भाजपा को अपनी रीति और नीति दोनों में बदलाव के लिए बाध्य करेगी? ये विचार जहन में आता है। यशपाल जी का विचार क्या है? करना ही पड़ेगा। जब संघ प्रमुख आगे बढ़ गए तो जिस संघ के भरोसे भाजपा है वो पीछे कैसे रह जाएगी? संकट है ना यशपाल जी। कोई संकट नहीं डॉक्टर साहब। मैं तो रहमान साहब से निवेदन कर रहा हूँ कि आप आलोचक बन करके ही चोला पहन करके ना बैठे। जैसा कि आदरणीय हमारे डॉक्टर मयंक जी ने कहा, मैं भी इस बात को नोट कर रहा था। आरएसएस पे दुर्गा वाहिनी कदम ताल करती है, घोष बजाती है, और हम तो रहमान साहब आप जब कह रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समरसता का भाव और विशेष करके हमारा जो दलित समाज का, मैं डॉक्टर साहब सिम्हस का उदाहरण देना चाहता हूँ। उज्जैन में 12 वर्ष में एक बार सिम्हस होता है। ये वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिन्होंने दलितों को लेकर के, जो हमारे सफाई अभियान में जुड़े लोग थे, इनका तो अभिनंदन और सम्मान करते हैं। और डॉक्टर साहब ये भी बता रहे थे मयंक जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अनेक ओहदों पर हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति के साथियों को स्थान मिलता है, स्वयंसेवकों को, पदाधिकारियों को। डॉक्टर साहब मैं ये भी निवेदन करना चाहूंगा, फिर हम तो ये भी प्रश्न करेंगे रहमान साहब आपसे कि मस्जिदों में पुरुष वर्ग नमाज पढ़ता है, मस्जिदों में महिलाएं क्यों नहीं जाती है? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर तो आप टिप्पणी कर रहे हैं कि हमको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में की महिलाएं दिखती नहीं है। डॉक्टर मयंक जी ने स्पष्ट कर दिया, मैंने भी स्पष्ट कर दिया, दुर्गा वाहिनी है, घोष बजाती है, कदम ताल करती है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो ये तो देखिए विचारधारा है। और जहां तक डॉक्टर साहब आपने कहा है भारतीय जनता पशोपेश में नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की वही रीति और नीति है, समरसता की, सामाजिक एकता की। हमारा देश विखंडित न हो, देश में एकता कायम रहे, ये हमारा विचार है। और हमारे विचार बड़ी बातें मत कीजिए, केवल इतना बताइए ना यशपाल जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कोई एक शख्स है जो मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखता है? सवाल है, क्या आपके पास लोकसभा में एक भी सदस्य है जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है और भाजपा का सदस्य है? क्या उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के अंतर्गत, जहां पर 17% से अधिक आबादी मुस्लिम समुदाय की है, उस राज्य में 403 विधानसभा सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित करते हैं आप लगातार, और एक व्यक्ति इस लायक नहीं समझते हैं जो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता हो और उससे जगह मिली हो? तो क्या इस रीति में, क्या इस नीति में अब भविष्य में परिवर्तन की उम्मीद अतिकुर रहमान साहब कर सकते हैं कि भाई अब तो नई पहल हुई है, अब शायद भाजपा भी पहल करेगी? संघ ने पहल कर दी, और संघ ने क्या पहल कर दी? पूजनीय मोहन भागवत जी ने कर दी, सम्मान्य नहीं, पूजनीय। तो जब पूजनीय व्यक्तित्व ने पहल कर दी है तो आनुषंगिक संगठन के लोग क्या पूजनीय की इस पहल को अनुसरण नहीं करेंगे? ये सवाल है। क्या सोचते हैं यशपाल जी? डॉक्टर साहब मैं सोचता हूं, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब? हाँ बिल्कुल आ रही है। डॉक्टर साहब मेरा कहना है कि राष्ट्रपति जैसे ओहदे पर अगर भारतीय जनता पार्टी ने और हमारे विचार परिवार ने APJ अब्दुल कलाम साहब को अगर जिम्मेदारी दी है, क्या वो नजर नहीं आता है? पाल जी फिर भटक गए आप। हम 2014 से बाद की बात कर रहे हैं। आपको उदाहरण देने के लिए 2014 से 2022 तक का कुछ ना मिला, तो आप भी जो है 2002, 2003, 2004 में पहुंच गए। वो अटल जी का दौर था, वो आडवाणी जी का दौर था। हम आज के दौर की बात कर रहे हैं, जिसके सिकंदर नरेंद्र मोदी जी हैं, जिसके सिकंदर अमित शाह जी हैं। इस दौर की भाजपा के संदर्भ में बात हो रही है, इस दौर में लगने वाले आक्षेपों के संदर्भ में बात हो रही है, इस दौर में उठने वाले सवालों की बात हो रही है। तो यशपाल जी जैसा बुद्धिमान व्यक्ति अगर हमारे साथ है तो उम्मीद करते हैं इस दौर का ही जवाब मिलेगा। अब हमें किस दौर की बात बताने लगे? उस समय तो इतने सवाल मुखर ही नहीं थे। मैं बोलूं डॉक्टर साहब क्या? जी मेरा कहना डॉक्टर साहब ये राष्ट्रपति जैसे पद पर बिठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने करा है, विचार परिवार ने किया है। और देखिए पदों का आना जाना तो चलता रहता, लगता रहता है।
और तब तक जब तक विधानसभाओं में और पार्लियामेंट में या मंत्रिमंडल में अगर मुस्लिम समाज के लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर, उनकी प्रामाणिकता के आधार पर, उनकी व्यवस्था के आधार पर हमने स्थान दिया, तो क्या हमने अपराध कर दिया? आगे भी कायम रहे इस बात की विचारधारा और इस बात को संकल्पित करते हुए हम तो हमेशा सामाजिक समरसता की बात करते हैं डॉक्टर साहब। ये हम नहीं करना चाहते कि ये मुसलमान को लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, स्थान दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। दिए भी हैं, देते भी हैं और देंगे भी। सही माफ कर रहे हैं यशपाल जी, जब आप टिकट घोषित किए थे ना तो बीच में आपने ये भी बताया था, ये देखिए हमने अनुसूचित जाति वर्ग से इतने टिकट दिए हैं, अनुसूचित जाति से इतने टिकट दिए हैं, पिछड़े से इतने दिए हैं। जब आपने मध्य प्रदेश में अपनी कार्य समिति घोषित की थी ना, तो उसके साथ में भी जातियों का उल्लेख करते हुए पूरा दस्तावेज सार्वजनिक किया था कि हमने इस समुदाय से इतने, इस समुदाय से इतने, इस समुदाय से इतने। तो अब जाके हमें क्या बता रहे हैं कि हम कभी ऐसा नहीं करते हैं। जातियों के संदर्भ में भी आप उल्लेखित करते हैं और यहाँ धर्म के संदर्भ में हमको ज्ञान देने लगे कि हम ऐसा नहीं करते हैं। थोड़ा यकीन कम होगा, विचार कीजिएगा इस संदर्भ में, क्योंकि मोहन भागवत जी की पहल को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, संघ प्रमुख की पहल को हम बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं जिस संघ और जिस संगठन के बूते भाजपा का आज ये स्वरूप बना है, क्या वो भी संघ प्रमुख की इस पहल को कुछ गंभीरता से लेगी, सवाल है। लेकिन मैं चौधरी राकेश सिंह जी वापस आपके पास आना चाहता हूं। आपने निजी तौर पर मोहन भागवत जी के पहल का स्वागत किया इस कार्यक्रम में, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस को भी इस संदर्भ में थोड़ा अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है? या कांग्रेस तो कहीं भय नहीं खा गई कि जिस संघ को हम एक कट्टर संगठन के तौर पर प्रस्तुत करते आ रहे थे, मोहन भागवत जी का ये कदम हमारे इतने सालों से चली आ रही कोशिश को तार तार कर गया, चकनाचूर कर गया? क्या भाजपा को लेकर, संघ को लेकर कांग्रेस की इसी बात को लेकर बेचैनी है कि ये क्या हो गया? ये भी क्या कहते हैं राकेश जी? भारतीय जनता के जनमानस की पहली विजय तब हुई डॉक्टर साहब जब आरएसएस के कार्यालय पर तिरंगा झंडा फहराया गया। ये वो लोग थे जिन्होंने तिरंगा का घोर विरोध किया, तिरंगा को अशुभ बताया, 3 रंग हैं, इससे देश नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। अंततः भारतीय जनता की विजय हुई, भारतीय जनमानस की विजय हुई, कांग्रेसियों की विजय हुई और आरएसएस को अपने मुख्यालय पर वो तिरंगा झंडा, हमारी आन बान शान का प्रतीक है, वो फहराना पड़ा। दूसरी विजय तब हुई जब मोहन भागवत को एक मस्जिद में जाना पड़ा, एक इमाम से मिलने के लिए, जो ये कहते थे कि मुसलमान हमारे यहाँ मेहमान है, वो उसके दरवाजे पहुंचे और उन्होंने उसका ये कहा कि हमारा डीएनए यानी आरएसएस का डीएनए और मुसलमानों का डीएनए जो पाकिस्तानी है, उनका डीएनए एक है। तो मैं फिर मोहन भागवत जी के विचारों को, जो उनकी नरमी आई है, जो उन्होंने कट्टरता की बात को खत्म करने की कोशिश की है, जो वो सद्भावना बढ़ाने की बात कर रहे हैं, सभी धर्मों का सम्मान करने की बात कर रहे हैं, अगर मोहन भागवत जी, माननीय मोहन भागवत जी इसको सही में अमली जामा पहना पाएंगे, अगर इस देश में रहने वाले बाशिंदों का भय मुक्त कर पाएंगे, जो सरकार का भय है उससे मुक्त कर पाएंगे यहाँ के आम आवाम को, तो मैं मोहन भागवत जी का खुले मन से स्वागत करूंगा ऐसे विचारों का। और मैं फिर कहता हूं कि जो माननीय अतीकुर रहमान साहब कह रहे हैं कि हेडलाइंस ना बने, ये सिर्फ दिखावे का काम ना रहे, इसको अमली जामा पहनाया जाए, देश की प्रभुसत्ता स्थापित करने के लिए, देश में एकता स्थापित करने के लिए और देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए। और अगर ऐसा माननीय मोहन भागवत जी कर पाएंगे तो मैं समझूंगा भारतीय जनमानस की जीत है, कांग्रेस की जीत है, जो इतने वर्षों से इस बात की लड़ाई लड़ रही है। तो चौधरी भागवत जी की इस पहल में कांग्रेस की जीत को भी देख लिया, लेकिन मूल भाव यही है कि सामाजिक समरसता देश में स्थापित होनी चाहिए और मोहन भागवत जी की इस पहल में वो संभावना चौधरी राकेश सिंह भी देख पा रहे हैं। पर इन सब के बीच में आखिरी दौर की बातचीत के लिए मैं एक बार फिर डॉक्टर मयंक चतुर्वेदी जी आपके पास आना चाहता हूं और एक टिप्पणी इसके संदर्भ में आपसे अपेक्षित है कि जो राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया इलियासी साहब के द्वारा, इसे सहजता से आप स्वीकार कर रहे हैं या आपको लग रहा है स्क्रिप्ट को कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया गया, थोड़ा ज्यादा कह गए? किस विचार के साथ हैं? देखिए, पहले तो मैं हमारे चौधरी राकेश सिंह जी की जो बात है उसको बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा है कि तिरंगा फहराना जो है वो पहले संघ तिरंगा नहीं फहराता था, कार्यालयों में नहीं दिखाई देता था और अब दिखाई दे रहा है, ये हमारी जीत है। तो आपको भी मालूम है राकेश सिंह जी बहुत पुराने वरिष्ठ राजनेता हैं
कि पहले तिरंगे को आप चाहे जहाँ जब इच्छा हो तब उस तरीके से कभी भी फहरा नहीं सकते थे, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कुछ समय पहले। तो आप देखिए कि तिरंगे को फहराने को लेकर तमाम सारे नियमावली थी, उसके कारण से संघ जो है हमेशा तिरंगे का पहले दिन से सम्मान करता आया है। आप इसका इतिहास देखिए, आप संघ के जो संघ ने तिरंगे को लेकर जब चर्चाओं में जो बातें हुई हैं उनको थोड़ा अध्ययन कीजिए। आप ये आरोप कम से कम इस चैनल पर मीडिया के माध्यम से ना लगाएं कि संघ जो है तिरंगे का कभी अपमान करता था, पहले दिन से कभी अपमान नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, यहाँ तक आपने जो बात कही आदरणीय डॉक्टर उमर अहमद इलियासी जी के संदर्भ में कि उन्होंने राष्ट्रपिता कहा और हमारे माननीय भागवत जी ने तुरंत ही उसके ऊपर अपनी टिप्पणी दी। हम सब जानते हैं कि उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता तो केवल एक ही है और हम सब जानते हैं कि वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। तो स्वाभाविक है हम सबके मन में महात्मा गांधी के प्रति, आदरणीय गांधी जी के प्रति राष्ट्रपिता का भाव है और हम सब जानते हैं कि उनको राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष बाबू जी ने उनको राष्ट्रपिता कहा था और तब से ही पूरा देश उनको राष्ट्रपिता मानता है और उनका उसी आधार पर उनका सम्मान भी करता है। तो स्पष्ट बात यह है कि राष्ट्रपिता तो देश के एक है। स्वयं भागवत जी भी इस बात को कह चुके हैं, सार्वजनिक तौर पर उन्होंने तुरंत टोका और तुरंत उन्होंने इसको ठीक करने का प्रयास किया है। तो हम सब स्वयंसेवक भी यही मानते हैं, जो भागवत जी ने कहा वही हम मानते हैं। कुल मिला के तस्वीर बहुत स्पष्ट है। मोहन भागवत जी लगातार इस विचार के सताए हैं कि जो भी इस देश के प्रति आस्था रखता है, इस देश के प्रति प्रेम रखता है, उसके संदर्भ में मान्यता स्वीकार करने की है। वह धर्म के आधार पर अर्थात पंथ के आधार पर, पूजा पद्धति के आधार पर भेदभाव के इस सिलसिले को रोकना चाहते हैं। उनके द्वारा मस्जिद और मदरसे में जाना एक प्रभावी शुरुआत के तौर पर देखा जाना चाहिए। इसमें सियासी दृष्टिकोण कम और सामाजिक समरसता की कोशिशों को खोजा जाना चाहिए। संघ एक विशाल परिवार है, करोड़ों लोग इस संगठन के प्रति आस्था रखते हैं और इस आस्था का केंद्र बिंदु संघ प्रमुख होते हैं। संघ प्रमुख की पहल इस देश के माहौल को बदलने का सामर्थ्य रखती है। तो उम्मीद करते हैं कि संघ प्रमुख के तौर पर पूजनीय मोहन भागवत ने जो पहल की है वह उन तक ही सीमित नहीं रह जाएगी, बल्कि उनके प्रति आस्था रखने वाले तमाम लोग भी अब इस कोशिश में हिस्सेदारी करेंगे। कांग्रेस दावा कर ही रही है कि वह भारत जोड़ो यात्रा पे निकली है, उसका उद्देश्य भी सामाजिक समरसता है। संघ प्रमुख ने भी जो पहल की है उसका संदेश भी सामाजिक समरसता है। अगर दो विभिन्न विचारधारा वाले लोग एक विचार के साथ में समाज में सक्रिय हैं, तो यह सवाल उठता है कि फिर भी समाज में कटुता क्यों है। इसका उत्तर खोजा जाना चाहिए। या तो वो लोग कहीं ना कहीं बेईमानी कर रहे हैं जो ये दावा करते हुए जनता के बीच में जा रहे हैं कि हम सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं, या जिनके लिए सामाजिक समरसता की कोशिशें हो रही हैं वो इस लायक ही नहीं है, मतलब हम इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग, कि सामाजिक समरसता के लिए हमारे लिए कोई पहल की जाए। हमें अपने बीच से ही खलनायक को खोजना होगा और उस खलनायक को खोजकर उससे अपना नाता तोड़ना होगा। क्या ये कोशिश हम कर पाएंगे, ये जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारे आज की प्रासंगिक पंक्तियां कहेंगी कि जीत जाएंगे या हार होगी, इस मसले में रखा क्या है। जीत जाएंगे या हार होगी, इस मसले में रखा क्या है। मंजिल उसी को हासिल है जो चलने की पहल करता है। उमेश पटले सारथी बालाघाट से उनकी ये पंक्तियां हमें मिली। अब ये पहल राहुल गांधी की है, मोहन भागवत जी की है, या इस देश के 135 करोड़ हिंदुस्तानियों की, इस पर हम विचार करते रहें, पर अपने स्तर पर पहल जरूर करें कि ये देश खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे, इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर एक मंद मंद मुस्कान रहे। इस उम्मीद के साथ अब मुझे दीजिए, कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सलाम।